शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका तक्षशिला स्टूडेंट टाइम्स में। आज मैं लेकर आया हूँ आपका एग्जाम का सॉल्यूशन जो आप लोगों ने किया है, लेकिन मेरी तो यही शुभकामना है कि आप सबका पेपर अच्छा ही गया हो। फिर भी देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है कि सरल घनी चालक में संकुलन क्षमता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है 52.8। तो फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका ए है। सेकंड का देखते हैं क्या। सेकंड में लिखा है कि यदि विजय ने विजय के पूर्ण विभाजन के लिए 1/2 यानी कि आई क्या अधिकतम मान वाला यौगिक है, तो अधिकतम मान वाला यौगिक जो है वो आपका KCl NaCl K2SO4, इसमें आपका K2SO4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है आपका से। इसके बाद आपका प्रथम गुण के क्रिया के लिए LNR एवं T के मदारे, इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाले में हो जाएगा आपका ए नंबर। फोर्थ नंबर लिखा है कि कौन आर्किल विधि द्वारा शोधित की जाने वाली धातु, इसका हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का दे टाइटेनियम है आपका। सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातु आपका इसमें हो जाएगा फिफ्थ नंबर में आपका बे Mg धातु है। इसके बाद है आपका सिस्टम में की ज्यामिति वाला ऑक्सीजन यौगिक है, इसका भी बे है आपका, 6 का भी बे है। साथ में लिखा है कि सर्वाधिक कार्बन हाइड्रोजन आवंत वाला यौगिक कौन सा है, इसका भी दे है आपका, 7th वाले का भी। इसके बाद है आपका 8 नंबर की अल्कोहल फिनोल ईथर की क्वथनांक का सही क्रम लिखिए, तो अल्कोहल फिर इसके बाद ईथर, इसके बाद एल्केन, इसका भी आपका 8 नंबर वाले का 6 नंबर होगा। और इसके बाद आपका लास्ट है न्यूनतम की केबी मान वाला एक एमीन बताइए, तो जो आपका 9 नंबर का है इसका हो जाएगा द्वितीय एमीन यानी कि आपका बे नंबर। तो आपका क्या है, फर्स्ट में है आपका ए और सेकंड में है आपका से, तो आपका है ए से ए दे बे बे दे से बे, ये है आपके स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि फ्रैंकल फोर्ट की दोनों प्रकार के बिंदु दो दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाएगा आपका AgBr। फर्स्ट में आपको AgBr भरना था। सेकंड लिखा है हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम, तो हीमोग्लोबिन में जो आपका सेकंड नंबर है दूसरे का वो है आपका Fe। आगे लिखा है कि रासायनिक मिश्रण ध्रुवण गुणन का मान कितना होता है, तो रासायनिक मिश्रण ध्रुवण गुणन का मान आपका 0 होता है। लास्ट लिखा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल में कम वाष्पीय यौगिक क्या है। यहाँ पर देखो लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है। लिखा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल में कम वाष्पीय यौगिक कौन है। होता क्या है कि आपका एक क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा याद हो, मैंने बहुत पहले बताया था कि आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल के मिश्रण में से किसको भापासन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो आपने आसानी से बोल दिया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्यों? क्योंकि ये आपका अत्यधिक वाष्पशील होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया था कम वाष्पशील, बहुत से लोग यहाँ पर क्या है यहाँ भरकर आए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जबकि होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या होता है यहाँ पर, होता है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। तो क्वेश्चन 2 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो लिखा है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर है कि क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कार्य लिखिए। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कार्य ये है कि इसमें जो आपका P का मान है अर्थात कुल दाब जो है वो अधिक होता है, किससे, आंशिक वाष्प दाब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों के वाष्प दाब से, और इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन है वो भी ज्यादा आता है, और इसके साथ साथ इसका जो आयतन परिवर्तन है वो भी ज्यादा आता है, इसलिए इनका क्या होता है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर है थर्ड का। सूर्यकोटि की अभिक्रिया का क्या होता है, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू में सेकंड इनवर्स, ये रहता है आपका मात्रा। आगे लिखा है कि पीतल में उपस्थित धातु, तो कॉपर और जिंक है। आगे लिखा है समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। भाई समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम है या ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का जो आपका द्वितीय स्थान व्यवस्था होती है, तो लिगेंड की द्वितीय स्थान व्यवस्था को हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। आगे लिखा है K3Al_CO4 का, आगे है आपका K3Al_CO4 का होल
थर्ड या एल्यूमिनियम थर्ड भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका कि CONH3 का होल 6 CrNH3 का होल 6, ये है आपका CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6 और दूसरा दिया है हमने COCN का होल 6 और CrNH3 का होल 6 में पूछा कौन सी समाव्य होता है, जिसमें आपकी उपसे संयुक्त समाव्य होता है। आगे तो लिखा कि एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार बताइए। तो एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए, अब एमीन में जो आपका नाइट्रोजन उपस्थित है, मान लो कि आपका प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, कोई सा भी हो, तो इसमें जो आपका जो ये नाइट्रोजन परमाणु होता है ये sp3 संकलित होता है। आगे देखो लिखा है आपका कि कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित सहक्रियाशीलता आवर्धन चित्र द्वारा दर्शाइए। तो देखो कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित सहक्रियाशीलता आवर्धन को, तो कार्बोनिल यौगिक में ये रहता है आपका, ये तो रहता है लिगेंड, जिसके आपके सारे अक्षर जो है फुल होते हैं, ये होता है, ये C O और ये आपके पाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इसका आवर्धन रहता है। आगे देखो अब आपका यह सेक्शन भी लिखा है n प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। तो भाई n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है कि जो आप वर्ग 14 के तत्व हैं उसमें आप क्या करो, वर्ग 15 के तत्व मिला दो। जैसे आप सिलिकॉन में क्या मिला देते हो, फास्फोरस, तो वर्ग 14 यानी कि अधिक विद्युत धनी तत्व को मिलाने पर क्या होता है, ये विलयन की चालकता का सभी पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। और लिखा अनुचुंबकत्व तथा प्रतिचुंबकत्व की तुलना कीजिए। तो अनुचुंबकत्व में क्या होता है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, प्रतिचुंबकत्व में क्या होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। आप कैसे लिख सकते हो इसको। आगे लिखा है 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH का मतलब है भार इन्होंने दे रखा है 5 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि स्मॉल m जो है NaOH का कितना हो जाएगा, निकालते हैं। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 23, 16 और 39 और 40, तो Na का कितना हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ये इन्होंने 5 ग्राम दे रखा है। और इन्होंने विलयन का जो आयतन है वो दिया है 250 ml लीटर में चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 250/1000 लीटर। अब क्या हो जाएगा मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अर्थात भार बटा अणुभार, तो 5/40 बटा आयतन लीटर में यानी 250/1000। तो ये 1423 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुणा 1000/40 × 250, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 10 ये 2, इसका कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 मोलर आ जाएगा। आगे लिखा है ये प्रोटीन के 300 ml जली विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। तो 300 कैलोरी पर विलयन का पराश्रय दाब 2.50 गुणा इसके परमाणु 3 बार पाएगा। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलो भाई देखो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, V दिया है इन्होंने 300 ml आयतन, और प्रोटीन का भार भी दिया है W बराबर 1.25 ग्राम, और ताप भी दिया है इन्होंने 300 केल्विन पर, मतलब दे रखा है पराश्रय दाब भी दे रखा है, पाई का मान 2.50 × 10⁻³ बार, और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान m बराबर क्वेश्चन और फार्मूला होता है आपका पाई बराबर W/m1/VST, और साथ ही साथ इन्होंने S का मान भी दे रखा है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो पाई बराबर, अब इन्होंने पूछा क्या है बराबर, तो m को यहाँ लगाओ, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका WST/πV। W का मान कितना है भाई 1.25, S का मान 0.083 और T का मान कितना है 300 बटा पाई का मान कितना है 2.50 × 10⁻³ और इनटू V का मान कितना है आपका 300 ml। तो ये 300 से 300 कैंसिल हो जाएंगे,
को या समीकरण को से आप क्या समझते हैं? तो भाई आपको क्या है कि 4f रेडी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो 4f रेडी में कहते हैं लेफ्ट हैंड रेडी में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, चलने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है या नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो अधिक हो जाता है। तो नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होने के कारण की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कम हो जाता है। इसको लेंथेनर आकुंचन या लेंथेनर संकुचन कहते हैं। आगे लिखा है कि m+ जिसके लिए z का मान कितना दिया है, 25 दिया। कहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चलो भाई m+2 इसके लिए ना z का मान दे रखा है 25, तो इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 and 3p5 2 2 4 10 2 20 का 25। अब +2 है इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो d की बात करें तो d में क्या रहेगा 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है चूंकि आयोनिक बराबर √n+2 तो n का मान तो है 5 5 × 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 × 7 यानी कि √35 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका हो गया आपका मान √35 बोर मैग्नेट्रॉन। आगे लिखा कि प्रोपेनर और प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टॉलन परीक्षण को समझाइए। भाई प्रोपेनर का मतलब हो गया एल्डिहाइड यानी कि CH3 CH2 CHO और CH3 C डबल बॉन्ड को और CH3, तो ये क्या करता है आपका टॉलन अंतर्गत से क्रिया करके रेडिएटर पर देता है, जबकि ये आपका कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। यानी जो प्रोपेनॉन है वो तो टॉलन अंतर्गत से क्रिया नहीं करता लेकिन एल्डिहाइड करता है। इसको आपको देखना था। इसके बाद आपका लगा CH3CN, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। CH3CN इसका इन्होंने कहा है कि आप जल अपघटन करो अम्लीय माध्यम, तो यहाँ से NH3 निकलता है तो बनता क्या है A, तो A की जगह पे तो आपका CH3COOH बनेगा। अब COOH के बाद इन्होंने कहा कि इसी क्रिया NH3 से कराओ, इसी क्रिया NH3 से कराओ तो यहाँ H2O निकलता है और आपका बन जाता है CH3CONH2, ये बना आपका B। यहाँ पर A ये था B ये था। फिर इन्होंने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करने पर यहाँ से H2O निकलता है। भाई गर्म करने से यहाँ H2O निकाल दो तो वापस बच जाता है आपका CH3CN, ये रहा C। आगे कह रहे हैं कि प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण को समझाइए। प्राथमिक एमीन भाई RNH2, अब इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ करा दो तो क्या होगा, आपका एक दुर्गंधित पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है 3KCl + 3H2। दुर्गंधित पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसको हम कार्बनिक क्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इसको आपको देखना है। आगे लिखा है कि ट्राइमेथिल एमीन की पिरामिडीय आकृति को चित्रित कीजिए। ट्राइमेथिल एमीन भाई आपकी एमीन यानी कि अमोनिया जैसे है, तो उसके केवल क्या कर दी गई H बराबर 8 जोड़ दिए, यानी कि ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH3 और CH3, ये इसकी पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। आगे देखो लिखा है आपका कि प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो आपको पता है कि प्रोटीन क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो इसके क्या करते हैं ताप दाब या pH में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है इसकी जो कुंडलित संरचना होती है वो अकुंडलित हो जाती है यानी कि खुल जाती है, और फिर क्या होता है आपकी जो संरचना है वो विकृतीकृत हो जाती है। आगे लिखा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को चिह्नित कीजिए। तो आप सभी को पता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है, तो आपको बस इस प्रकार से बनाना था। आपको इस टाइप से इसकी संरचना बनानी थी, ये आपकी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना थी, इस टाइप से आपको बनाना था। आगे लिखा है सेक्शन सी और लास्ट सेक्शन है आपका, लिखा है कि एल्यूमीनियम के निष्कर्षण के हॉर हेराल्ड प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटन सेल को चित्रित कीजिए। भाई विद्युत अपघटन सेल तो आपका इस प्रकार से था, जो कि आपका एक स्टील का पात्र था, जो इसमें आपको क्या था ग्रेफाइट की कुछ छड़ें लटकी हुई थी और इसमें आपका Na3Al6 क्लोराइड प्लस एल्यूमिना Al2O3 प्लस Feldspar इसका क्या था विद्युत अपघटन का विलय था। यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड का और ये आपका स्टील का पात्र ग्रहण का कार्य करता था, ये विद्युत अपघटन का कार्य करता था। यहाँ पर कैथोड पर क्या होता था आपको Al+3 जो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके एल्यूमिनियम मिलता जो कि 95% शुद्ध था, तो इसका आपको वर्णन करना था, इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है आपका
लिखा है अथवा में कि धातु के शोधन के लिए मंडल प्रसरण का वर्णन कीजिए, इसका चित्र कीजिए। तो मंडल प्रसरण में कुछ नहीं था, आपका क्या था, आपकी जैसे मान लो कोई अर्धचालक है तो उसको हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वृत्ताकार चलित हीटर लेना है। वह जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसमें उपस्थित अशुद्धियां भी आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से आपका मंडल प्रसरण था। आगे लिखा है कि एनएच के 273 से 278 केल्विन पर Na2 और HCl के साथ क्रिया कराने पर यौगिक A बनता है। तो एनएच का मतलब क्या था आपका, कि बेंजीन रिंग पर आपका NH2 जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, इसको 273 केल्विन पर, यानी कि 273 से 283 सॉरी केल्विन गर्म करेंगे, किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, तो आपका N2Cl बेंजीन डाइइथाइल क्लोराइड, यानी कि ये A बनता है। अब ये कह रहे हैं कि ये बनता है A में B+ क्लोराइड मिलाने पर यौगिक B बनता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको Cu2Cl2 मिलाना है। तो Cu2Cl2 मिलाने पर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है, यानी कि ये आपका B बन जाता है। तो कह रहे हैं कि नाम में चिह्नित रासायनिक क्रिया, तो इनके आपको नाम बेंजीन डाइइथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन वाली क्रिया लिखी है, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे लिखा है अथवा में इसका है कि बेंजीन डाइइथाइल क्लोराइड को Ki के साथ, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अब बेंजीन डाइइथाइल क्लोराइड ये रहा आपका N2Cl, इसको Ki के साथ गर्म करो तो आपका आयोडोबेंजीन बनता था। क्या बनता था, आयोडोबेंजीन निकलता था, N2 और KCl। तो ये आपका आयोडोबेंजीन बना A नंबर, तो ये A बनता है। और फिर इन्होंने कहा है इसको सोडियम के साथ गर्म करें, अगर हम इसको सोडियम के साथ गर्म करें तो इसके दो अणु लेते थे, आपको याद होगा, तो आपका क्या बनता था, बाइफेनिल बन जाता था और आपका 2NaI निकल जाता था। ये इसकी रिएक्शन थी, उसके नाम पे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कि फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई मेथनॉल से कम होता है, यानी कि फिनॉल में जो ये आपका बॉन्ड उपस्थित है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, वो कम क्यों है, क्योंकि अनुनाद के कारण क्या होता है, फिनॉल में आंशिक द्वैबंध का गुण आ जाता है। तो आंशिक द्वैबंध के गुण आ जाने के कारण इसका जो C और O के मध्य में बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन और मेथनॉल जो है CH3OH के बॉन्ड से क्या होता है, कम होता है। किसके कारण, अनुनाद के कारण। आगे देखा कि ईथर में COC आबंध कोण जो है चतुष्फलकी कोण से अधिक होता है, चतुष्फलकी कोण, यानी कि अब देखो इसमें क्या था, ईथर का मतलब था ये O C और O, तो ये क्या थे आपके COC, इसमें क्या लगता था, प्रतिकर्षण, क्योंकि ये एंगल वैसे कितना होता है आपका 128 मिनट होता था sp3 सेंटर के कारण, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है sp3 है। लेकिन होता क्या है कि 2 लोन पेयर के कारण तथा यहाँ पर ये जो C समूह है इन पे लगने वाला प्रतिकर्षण के कारण इनका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा समापी अल्कोहल में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी तो शाखाएं बढ़ने पर क्या होता है, इनका आकार जो है वो कम हो जाता है। आकार कम होने के कारण इनमें लगने वाला जो वान डेर वाल्स बल है वो कम हो जाता है। तो लगने वाले वान डेर वाल्स का मान कम हो जाने के कारण क्या होता है, इनका क्वथनांक भी कम हो जाता है। आगे देखो लिखा कि एथेनॉल का क्वथनांक मिथॉक्सी मेथेन से अधिक होता है, यानी कि एथेनॉल का मतलब हो गया एथिल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल, और मेथेनॉल का मिथॉक्सी मेथेन का मतलब हो गया ईथर। क्यों, क्योंकि एथेनॉल में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए। तो मेथेनॉल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका जो क्वथनांक है वो मिथॉक्सी मेथेन से अधिक होता है, इसे देखना था। आगे आपका एथेनॉल आसानी से जल में विलीन हो जाता है, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, क्यों, इसका भी रीजन वही है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। ये क्या करता है, जल के अनुसार हाइड्रोजन बंधन बना लेता है, इसलिए इसमें आसानी से विलीन होता है। आगे लिखा है फिनॉल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, क्यों। अब होता क्या है कि फिनॉल जो है अल्कोहल की तुलना में, यानी कि ROH की तुलना में प्रबल अम्ल है, क्यों। तो क्या होता है कि जो आपका फिनॉल है वो क्या करता है, सॉरी फिनोक्साइड आयन है वो क्या करता है, अनुनाद द्वारा आसानी से स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसका H+ देखें तो ये आसानी से निकाल देता है, डोंट वेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, इस कारण से। आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखा है क्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो क्रिया की कोटि कहते हैं किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले कुल अवकारी अणुओं की संख्या को क्रिया की कोटि कहते हैं। आगे लिखा है वेग में क्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग सांद्रता क्या करता है भाई, वेग स्थिरांक बढ़ने पर क्रिया की सांद्रता। अगला क्वेश्चन है आपका एक कोटि की क्रिया, ये देख लो जरूर, एक कोटि की क्रिया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया था बाकी सारे सिंपल ही है। क्वेश्चन है आपका कि एक पृथक गुण की अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग
स्थिरांक क्रमशः यानी कि आपका जो T1 है वो तो है 500 केल्विन और T2 है वो है 600 केल्विन और वेग स्थिरांक जो है आपके K1 तो है आपका 0.03 सेकंड इनवर्स और K2 जो है वो है आपका 0.06 सेकंड इनवर्स। कह सकते ऊर्जा यानी कि E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका एक फार्मूला होता है log 10 यानी कि K2 अपॉन K1 बराबर होता है आपका EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहाँ पर अगर हम EA बराबर निकालें तो EA बराबर क्या हो जाएगा आपका T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ये तो यहाँ आ गया और ये भी यहाँ आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2.303 R T1 T2। ये इतना तो आ गया इधर और इनटू हो जाएगा आपका log K2 अपॉन K1। इसका मतलब यहाँ आपको वैल्यूज रखनी है A बराबर 2.303 इनटू R का मान इसमें दिया है 8.314 इनटू T1 है आपका 500 T2 है 600 बटा 600 माइनस 500 इनटू में log 0.06 बटा 0.03 तो ये 2 आ गया। यहाँ आपका 600 में 5 हो जाएगा 100 बचेगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो तो 6 पंजे 30। आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से तो आपका ये क्या आएगा 2.303 इनटू में आएगा आपका 8.314 इनटू में 3 जीरो इनटू में आपका log 2 का मान 0.3010। बस इसको आप सॉल्व कर देना जो भी इसका आंसर आएगा वो जूल में आप लिख देना। इसके बाद क्रिया की आर्द्रता को क्रिया की आर्द्रता क्या हो जाएगी भाई कुल अवयवों की संख्या क्रिया वेग और क्रिया का वेग जो है क्रिया की बढ़ता है। अब ये देखो लिखा है कि कितना गुण की क्रिया में क्रिया की प्रारंभिक समता का मतलब है a का मान दे रखा है 1 × 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स सॉरी मोल प्रति लीटर समझता है मोल प्रति लीटर और कह रहे हैं 30 सेकंड बाद यानी t बराबर 30 मिनट बाद सॉरी 30 मिनट बाद यह घटकर यानी कि a - x का मान देना दिया है -5 × 10 की पावर -2 रह गई। तो कहती है जो पहले वेग स्थिरांक की गणना कीजिए k का मान क्वेश्चन मार्क तो क्या होगा k बराबर 2.303 बटा t इनटू में log बेस 10 a अपॉन a माइनस x आएगा तो मान 2.303 बटा 30 इनटू में log बेस 10 a गुणा 10 की पावर -2 0.5 गुणा 10 की पावर -2 तो ये 10 की पावर -2 ये जाएगा 2 बार तो आपका आ गया k बराबर 2.303 बटा 30 इनटू में log 2 का मान 0.3010 तो क्या आ जाएगा k बराबर 2.303 इनटू 0.3010 बटा 30 इसका भाग दे देना जो भी आएगा वो आपका वेग स्थिरांक निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि नायलॉन क्षेत्र के निर्माण प्रयुक्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल तो डाई कार्बोक्सिलिक का आईयूपीएसी नाम लिखो तो डाई कार्बोक्सिलिक का आईयूपीएसी नाम जो है 20 के फर्स्ट में नायलॉन क्षेत्र में डाई कार्बोक्सिलिक हेक्सेन डाइओइक एसिड क्या हो जाएगा आपका 20 का जो फर्स्ट है इसमें हो जाएगा आपका हेक्सेन डाइओइक एसिड ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आगे लिखा कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल है यानी कि जो आपका एसिटिक अम्ल है ये वो फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये एसिटिक अम्ल में उपस्थित जो आपका मेटल समूह ये क्या करता है प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है और प्लस आई प्रभाव क्या होता है 1 बटा अम्लीय गुण होता है यानी वो अम्लीय गुण को क्या करता है कम करता है अर्थात ये जो CH3 समूह है ये आपका क्या कर रहा है इसके अम्लीय गुण को कम कर रहा है इसलिए दुर्बल है। आगे लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से अधिक होता है क्यों? अब क्या होता है कि जो आपका सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या करता है आपका कार्बन के 2 ऑक्सीजन परमाणु अनार प्रदर्शित कर देता है। अनार प्रदर्शित करने के कारण में क्या होता है ये प्रबल स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। प्रबल स्थायित्व ग्रहण करने के कारण ये एल्डिहाइड से अधिक क्वथनांक रखते हैं अर्थात या ये कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड की तुलना में अधिक आकर्षण बल लगता है।
आगे देखा है कि कार्बोनिल समुद्री कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। कार्बोनिल समुद्री कक्षीय आरेख, तो ये बहुत ही अच्छा था। कार्बोनिल समूह क्या है आपका, तो ये रहा ये तो आपके किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ, और ये आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और इसके बाद क्या रहेगा, एक ये पाई बॉन्ड का ये कक्षीय आरेख हो जाएगा। आगे देखिए खाद परिरक्षक के रूप में, खाद परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त एस्टर का नाम, प्रयुक्त एस्टर का नाम था आपका सोडियम बेंजोइल। सोडियम बेंजोइल, इसका फार्मूला C6H5COON। आगे देखिए निम्नलिखित पदों को समझिए। एक तो रोजनमूलक चेन, रोजनमूलक चेन तो बहुत ही सिंपल था आप लोगों के लिए, तो RCOCl + H2, इसको कुछ नहीं करना था, PD और PaSO4 की उपस्थिति में गर्म करना था, तो आपका एल्डिहाइड बनता प्लस HCl निकल जाता। दूसरा था आपका केंद्रीय अम्लक्रिया, तो दो अणु आप SCHO को लेते और उसको क्या करते, KOH के साथ गर्म कर देते, तो आपका CH3OH + HCOOK, तो ये तो केंद्रीय अम्लक्रिया, ये रिएक्टिव अम्लक्रिया। आगे देखा है नाभिक रागी यौगिक क्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण से बने चतुष्क की मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। तो चतुष्क की मध्यवर्ती बनता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर AO- यहाँ पर आक्रमण कर देता है, तो चतुष्क की जो है वो आपका ये बनता है AVO- और ये बनता है चतुष्क। शिक्षक आपका ये एग्जाम जो है इसमें सोचे ज़्यादा काफी